नमस्कार। हाँ। आज हम कानून के एक ऐसे क्षेत्र में उतर रहे हैं जिसके शब्द लूट और डकैती हम अक्सर सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी कभी तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। बिल्कुल। पर क्या ये वाकई एक ही हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? बिल्कुल। कानून की नजर में इनमें आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा। और यही फर्क आज हम समझने वाले हैं। कोशिश करेंगे। हमारे पास डकैती और लूट के अपराध और दंड शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जी, ये स्रोत काफी जानकारी देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कानून इन अपराधों को कैसे परिभाषित करता है और इनके लिए क्या सजाएं मुकर्रर हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन कानूनी परिभाषाओं और सजाओं के जाल को थोड़ा सुलझा कर देखें। हाँ, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि लूट और डकैती के बीच का असली अंतर साफ हो सके। जी। सवाल ये है कि कब एक मामूली सी चोरी वो लूट का रूप ले लेती है। ये एक अहम सवाल है। और कब वही लूट एक तरह से संगठित होकर डकैती के गंभीर अपराध में बदल जाती है। बिल्कुल, वो लाइन कहाँ है? चलिए आज इन्हीं कानूनी बारीकियों की तह तक चलते हैं। शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लूट यानी रॉबरी से। ठीक है। जैसा कि हमारे स्रोत में धारा 309(1) में कहा गया है, हर लूट की जड़ में या तो चोरी होती है या फिर उद्दापन। हाँ, एक्सटॉर्शन जिसे कहते हैं। जी। यानी ये दो अपराधी जब बिगड़ जाते हैं तो लूट बन सकते हैं। बिल्कुल, इन्हीं का एक गंभीर रूप है लूट। तो फिर सवाल उठता है कि चोरी लूट में कब तब्दील होती है। धारा 309(2) इस पर कुछ रोशनी डालती है ना। हाँ, ये बताती है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। ये तब होता है जब कोई चोर, मान लीजिए चोरी करने के लिए या चोरी करते वक्त या सामान लेके भागते समय, हाँ, या चोरी का माल लेकर भागते समय जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाए या जान से मारने की कोशिश करें, या गलत तरीके से रोक ले, सदोष अवरोध जिसे कहते हैं। जी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। या फिर इन सब का फौरन डर पैदा करे, मतलब धमकी दे कि अमी मारूंगा या रोकूंगा। हाँ, और यहाँ सबसे अहम बात ये है, ये ध्यान रखना होगा कि ये हिंसा या उसका डर इसलिए पैदा किया गया हो अच्छा, ताकि चोरी की जा सके या चोरी का माल आसानी से ले जाया जा सके। मकसद साफ होना चाहिए। मतलब चोरी को आसान बनाने के लिए हिंसा या धमकी। बिल्कुल। जैसे स्रोत का पहला उदाहरण है ए। मान लीजिए ए जेड को पकड़ लेता है और जबरदस्ती जेड की मर्जी के खिलाफ उसके कपड़ों से पैसे और गहने निकाल लेता है। ठीक है। यहाँ ए ने न सिर्फ चोरी की बल्कि जेड को गलत तरीके से रोका भी। पकड़े रखा। हाँ, रोका तो है। तो ये चोरी नहीं, ये लूट कहलाएगी, क्योंकि वो अवरोध का इस्तेमाल चोरी को मुमकिन बनाने के लिए हुआ है। समझ गया। तो ये तो हुई चोरी के लूट बनने की कहानी। जी। अब देखते हैं उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन कब लूट का रूप लेता है। ये भी दिलचस्प है। धारा 309(3) के अनुसार ये तब होता है जब एक्सटॉर्शन करने वाला उस व्यक्ति के क्या कहते हैं सामने मौजूद हो जिससे वसूली करनी है। हाँ, मौजूदगी जरूरी है, प्रेजेंस। और उसे या किसी और को फौरन जान से मारने, चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने का डर दिखाकर वसूली करे। तत्काल डर, इमिनेंट थ्रेट। और उस डर के मारे वो व्यक्ति वहीं उसी वक्त मांगी गई चीज दे दे। बिल्कुल, मौके पर ही देना। इसका एक सटीक उदाहरण बी स्रोत में दिया गया है। ए सड़क पर जेड को रोकता है, पिस्टल दिखाकर उसका पर्स मांगता है और जेड डर के मारे पर्स दे देता है। हाँ, ये क्लासिक केस है। यहाँ ए मौके पर मौजूद है, जेड को तत्काल चोट का डर दिखा रहा है और उसी डर से जेड पर्स दे रहा है। एकदम साफ है कि ये लूट है। हाँ, ये तो साफ तौर पर लूट है। और इस मौजूदगी या प्रेजेंस का मतलब जैसा धारा 309(3) के स्पष्टीकरण में बताया गया है। हाँ, क्या मतलब है इसका? इतना करीब होना है कि सामने वाले को वाकई में तत्काल मौत, चोट या रोके जाने का खतरा महसूस हो। अच्छा, मतलब पास होना जरूरी है। हाँ, ये तत्काल भय का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए उदाहरण डी देखिए। हाँ। अगर कोई फोन पर कहे, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, 10,000 भेजो वरना मार देंगे, तो ये गंभीर एक्सटॉर्शन तो है। हाँ, ये तो एक्सटॉर्शन है, पर लूट नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे की जान का खतरा उस वक्त अपराधी की मौजूदगी से जुड़ा हुआ तत्काल खतरा नहीं है, वो दूर है। अच्छा, हाँ, वो तत्काल वाली बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उदाहरण सी देखिए, जहां ए सड़क पर जेड और उसके बच्चे के साथ है और धमकी देता है कि अगर जेड ने पर्स नहीं दिया तो वो बच्चे को खाई में फेंक देगा। अरे बाप रे। यहाँ बच्चे को तत्काल चोट का डर मौके पर मौजूद अपराधी द्वारा पैदा किया जा रहा है, इसलिए ये लूट है। ओह, समझ गया।
ये तात्कालिकता का अंतर बहुत अहम है, मौजूदगी और तत्काल खतरा। जी, यही लूट को एक्सटॉर्शन से अलग करता है कई बार। तो हिफ लूट की परिभाषा काफी हद तक साफ हो गई, चोरी या एक्सटॉर्शन जिसमें हिंसा या उसके तत्काल डर का इस्तेमाल हो। बिल्कुल। अब इसकी सजा पर आते हैं। धारा 309(4) के मुताबिक लूट करने पर सजा क्या है? सजा काफी सख्त है। 10 साल तक की सख्त सजाए कैद, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट। 10 साल तक? हाँ, और जुर्माना भी हो सकता है। और इसमें एक और बात है, शायद हाईवे वाली। जी हाँ, अगर यही लूट सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले, मतलब रात में, हाँ, किसी हाईवे पर की जाए तो ये सजा बढ़कर 14 साल तक भी हो सकती है। 14 साल? रात में हाईवे पर लूट ज्यादा गंभीर मानी जाती है। हाँ, शायद क्योंकि वहाँ मदद मिलना मुश्किल होता है, खतरा ज्यादा होता है। सही बात है। बिल्कुल, और कानून यहाँ काफी सख्त है। हाँ। और सजा सिर्फ लूट करने पर ही नहीं है। अच्छा, कोशिश पर भी है। हाँ, धारा 309(5) कहती है कि लूट करने की कोशिश करना भी अपराध है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। 7 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन इससे भी गंभीर प्रावधान धारा 3096 में है। वो क्या है? अगर लूट करने या उसकी कोशिश के दौरान अपराधी जानबूझकर किसी को चोट पहुंचा देता है, मतलब वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, हाँ, तो उसे और उस काम में शामिल हर साथी को, चाहे चोट किसी एक ने ही पहुंचाई हो, मतलब सबको? हाँ, सबको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। अरे, ये तो बहुत गंभीर है। मतलब ग्रुप में कोई एक हिंसा कर दे तो सजा सबको बराबर। हाँ, ये दिखाता है कि लूट में हिंसा का इस्तेमाल होने पर कानून उसे कितनी गंभीरता से लेता है। जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। समझ गया। तो लूट के बारे में तो काफी कुछ साफ हुआ। जी, चलिए अब लूट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डकैती यानी डकैती की। हाँ, डकैती। ये शब्द सुनते ही एक ज्यादा बड़े और संगठित अपराध का ख्याल आता है ना? हाँ, और कानून भी इसे इसी तरह देखता है। ये लूट का ही एक, आप कह सकते हैं, ज्यादा बड़ा और खतरनाक रूप है। तो कानूनी से कैसे परिभाषित करता है? धारा 310 से शायद? जी, धारा 310(1) डकैती को परिभाषित करती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं। 5 या ज्यादा, ये नंबर महत्वपूर्ण है। हाँ, ये नंबर ही सब कुछ है यहाँ। 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करें या लूट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो डकैती कहलाती है। इसमें वो लोग भी गिने जाते हैं जो मौके पर मौजूद होकर मदद कर रहे हों। अच्छा, हेल्पर भी काउंट होंगे? हाँ, अगर लूट करने वाले और मदद करने वालों की कुल संख्या 5 या उससे ज्यादा है तो वो सब डकैती के अपराधी माने जाएंगे। तो मतलब लूट और डकैती में सबसे बड़ा और निर्णायक फर्क शामिल लोगों की संख्या का है। 4 लोगों ने लूट की तो लूट, 5 ने की तो डकैती। बिल्कुल, यही वो लाइन है तो लूट को डकैती से अलग करती है। 5 से कम लोग लूट, 5 या ज्यादा लोग डकैती। ये संख्या बताती है कि अपराध अब व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है। हाँ, इससे समाज को खतरा भी ज्यादा है शायद। जाहिर है, और इसीलिए कानून डकैती के लिए कहीं ज्यादा सख्त सजाएं देता है। और ये सजाएं वाकई बहुत गंभीर लगती हैं जो हमने स्रोत में पढ़ी। हाँ, काफी गंभीर है। धारा 310 के अलग-अलग हिस्सों में इनका जिक्र है। सबसे पहले धारा 310 पार्ट 2 के तहत डकैती करने की सजा ही क्या है? आजीवन कारावास या 10 साल तक की सख्त कैद और साथ में जुर्माना। आजीवन कारावास तक? ये लूट की सजा से काफी ज्यादा है। हाँ, ये बेस पनिशमेंट है डकैती के लिए, और ये तो बस शुरुआत है। और भी है? जी हाँ, धारा 310(3) एक बेहद गंभीर स्थिति से निपटती है। कौन सी स्थिति? अगर डकैती के दौरान उन 5 या ज्यादा लोगों में से कोई एक भी किसी की हत्या कर देता है, मर्डर कमिटेड ड्यूरिंग डकैती, तो कानून कहता है कि उस डकैती में शामिल सभी व्यक्तियों को, ध्यान दीजिए, सभी को, हाँ, मौत की सजा या आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। मौत की सजा भी? हाँ, ये सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। ये तो बहुत ही सख्त प्रावधान है। यानी अगर गैंग के एक सदस्य ने गोली चलाई तो सजा सबको बराबर मिल सकती है, मौत तक की सजा। जी, कानून की नजर में वो सब उस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये संगठित अपराध में हर सदस्य की जवाबदेही को दिखाता है। वाकई, और बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 310(4) के मुताबिक सिर्फ डकैती करने की तैयारी करना, हाँ, तैयारी करना भी, प्रेपरेशन, वो भी अपने आप में एक जुर्म है। जी हाँ, जिसके लिए 10 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। मतलब डकैती हुई नहीं, बस तैयारी कर रहे थे, तब भी सजा। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि कानून सिर्फ अपराध होने का इंतजार नहीं करता,
वो अपराध की योजना और तैयारी को भी रोकना चाहता है। सही है, प्रिएम्प्टिव एक्शन एक तरह से। हाँ, इसी तरह धारा 305 कहती है कि अगर 5 या ज्यादा लोग डकैती करने के इरादे से कहीं इकट्ठा होते हैं, असेंबलिंग फॉर डकैती, सिर्फ इकट्ठा होते हैं, हाँ, भले उन्होंने भी कुछ किया ना हो, कोई हथियार न निकाला हो, बस इकट्ठा हुए हों इस इरादे से, तब भी सजा, तब भी उन्हें 7 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। बाप रे, ये तो मतलब संगठित अपराध के बनने से पहले ही उसे तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल सही, इंटेंशन और असेंबली ही काफी है। और एक आखिरी बात जो डकैती से जुड़ी है, वो धारा 306 में है। जी, ये भी महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों के बारे में है जो आदतन डकैती करने वाले किसी गिरोह के सदस्य हैं, बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डकॉइट्स। हाँ, जो लोग ऐसे गैंग्स का हिस्सा होते हैं। ऐसे सदस्य होने भर के लिए आजीवन कारावास या 10 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, इसके लिए ये साबित करना होता है कि व्यक्ति आदतन डकैती करने वाले गिरोह का सदस्य है। ये प्रावधान दिखाता है कि कानून न सिर्फ डकैती के अलग अलग एक्ट्स को देखता है, बिल्कुल, बल्कि उन संगठित गिरोहों को भी निशाना बनाता है जो लगातार ऐसे अपराधों में शामिल रहते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक घटना की सजा नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया में सक्रिय रहने उस एसोसिएशन की सजा है। इन सभी सजाओं को एक साथ देखने पर साफ हो जाता है कि कानून डकैती को समाज के लिए कितना बड़ा खतरा मानता है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो लब्बो-लुआब ये है, लूट में चोरी या एक्सटॉर्शन के साथ हिंसा या उसका तत्काल डर जुड़ा होता है, हाँ, जिसे एक या कुछ लोग अंजाम दे सकते हैं। जी, लेकिन जैसे ही लूट करने वालों या उसमें मदद करने वालों की संख्या 5 या उससे ज्यादा हो जाती है, 5, हाँ, वही अपराध डकैती बन जाता है, हाँ, जिसकी सजाएं बहुत ज्यादा सख्त हैं। एकदम सही। मुख्य बातें जो ध्यान रखनी है वो है हिंसा या उसका तत्काल डर, जरूरी है, अपराधी की मौजूदगी, खासकर एक्सटॉर्शन वाले मामलों में, हाँ, तत्काल भय के लिए, और सबसे जरूरी अपराध में शामिल लोगों की संख्या, वो 5 वाली लाइन। बिल्कुल। और इन कानूनी बारीकियों को समझना सिर्फ वकीलों या जजों के लिए ही जरूरी नहीं है। हाँ, आम लोगों के लिए कैसे? इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा कानून अपराध की गंभीरता को कैसे मापता है। वो देखता है कि अपराध कैसे किया गया, उसमें कितनी हिंसा हुई, कितने लोग शामिल थे और क्या वो एक संगठित प्रयास था। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे हुआ और किस पैमाने पर हुआ। इसी आधार पर सजा तय होती है। हाँ, ये वाकई महत्वपूर्ण नजरिया है, अपराध के कॉन्टेक्स्ट को समझना। जी।